नमस्कार मित्रों, मैं बीएस राजावत। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, की है स्पष्ट हो चुकी है। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है वो निर्धारित तिथि होने वाला है। देखिएगा, अब आज 20 तारीख हो गई है, 23 तारीख से आपके एग्जाम शुरू हैं। आपको अपने आप पर विश्वास रखते हुए, अपने स्टडी मटेरियल पर विश्वास रखते हुए, बहुत ही शांत मन के साथ अपना परीक्षा है देनी है। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं, ये फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स और फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स दोनों के लिए यूज, और टॉपिक का नाम है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, भारत में आर्थिक सुधार। सरोज को बहुत बहुत आशीर्वाद। और भगवान जिस लक्ष्य को लेकर के आप आगे चल रहे हैं, उस लक्ष्य की आपकी प्राप्ति हो, बहुत जल्द प्राप्ति हो, ये मेरी तरफ से आपको आशीर्वाद है सरोज। तो देखिएगा, प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में आर्थिक सुधारों का कारण नहीं रहा है। बेटाओ, हमारे को पता है कि भारत में आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत है वो हमने की थी 24 जुलाई 1991 से। भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ किए थे 24 जुलाई 1991 से, और इसके पीछे कारण था। कारण क्या था? 1990-91 में बेटा भारत में आई थी आर्थिक मंदी। 1990-91 में भारत में इकोनॉमिक रिसेशन आया था, और इस आर्थिक मंदी का कारण था खाड़ी युद्ध, गल्फ वार, खाड़ी युद्ध। और इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी स्थिति में चली गई थी। इतनी बुरी स्थिति में चली गई थी कि कोई हमारे को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था। हमारे पास में जो आरबीआई में स्वर्ण कोष रखा होता, उसको रख करके हमारे को हमारी इज्जत बचानी पड़ी थी। तो ये कह रहा कि 1991 में जो आर्थिक सुधार हमने अपनाए, उसके पीछे क्या कारण थे और कौन सा इनमें से नहीं था। तो मुद्रास्फीति की उच्च दर का होना। बेटा, मुद्रास्फीति है यानी महंगाई ये 16.7% तक चली गई थी, बिल्कुल सही बात है। विदेशी विनिमय कोष का अधिक होना। अरे, विदेशी विनिमय कोष अधिक कहाँ था? विदेशी विनिमय कोष तो बिल्कुल कम था। कितना था? मात्र 1.1 करोड़ अमेरिकन डॉलर था, जिससे हम केवल 2 सप्ताह तक आयात कर सकते थे। केवल 2 सप्ताह का स्टॉक हमारे पास में रह गया था। तो ये कारण नहीं है। अत्यधिक ऋण भार का होना। ऋण भार हमारी जीएनपी का 60% तक हमारे ऊपर हो गया था, ये भी बात सही है। और विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना, तो ये हमने बता ही दिया। विदेशी मुद्रा भंडार है वो केवल हमारे पास में 2 सप्ताह का ही रह गया था। कौन सा कारण नहीं था? विदेशी विनिमय कोष का अधिक होना, यह आर्थिक सुधारों का कारण नहीं था। नेक्स्ट, वेरी गुड बलवीर, बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप। प्रश्न आप देखिएगा, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब से हुआ? तो देखिए, भारत में आर्थिक सुधारों का विधिवत प्रारंभ है वो हुआ है 24 जुलाई 1991 नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ। नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ में। दोस्तों, ध्यान रखना, हमने आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है ये तो हमने महसूस कर ली थी 1980 के दशक में। ठीक है, हमने मध्यम पैमाने पर आर्थिक सुधार शुरू कर दिए थे 1985 से, और वास्तव में
जो हमने आर्थिक सुधार प्रारंभ किए हैं वो किए हैं 24 जुलाई 1991 से। और ध्यान रखना, इस आर्थिक सुधारों का जो नीति है, इसके समय भारत सरकार के पीएम हैं वो तो थे नरसिंहा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह। इसीलिए मनमोहन सिंह जी को भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस आर्थिक सुधारों की नीति में जो बल दिया था वो दिया था बेटा एलपीजी पर। एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, डी फॉर ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में हम कहेंगे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है उदारीकरण के फलस्वरूप? पहले तो उदारीकरण होता क्या, उदारीकरण का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देखिए उदारीकरण होता क्या है। उदारीकरण, उदारीकरण का एक अर्थ तो होता है व्यापार की शर्तों को सरल करना, शर्तों में सरलता, व्यापार की शर्तों को सरल करना। नंबर 2, व्यापार पर लगे हुए प्रतिबंधों को कम करना। और तीसरी बात, देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए खोलना, ये कहलाता बेटा उदारीकरण। तो 3 मीनिंग है, पेपर सीटर कोई सा भी मीनिंग आपको दे सकता। और वैसे बताऊं तो उदारीकरण ये है बेटा, ये देश की इकोनॉमी है, और इस देश की इकोनॉमी को हमने क्या कर दिया, खोल दिया। विदेशी पूंजीपति हमारे यहाँ आ सकते हैं, पूंजी का निवेश कर सकते हैं, और हमारी कंपनियां देश के बाहर जा सकती हैं। ये कहलाता बेटा उदारीकरण। तो ये कह रहा कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो उदारीकरण से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, बिल्कुल सही बात है। विदेशी पूंजी निवेशक है वो पूंजी निवेश के लिए आ रहे हैं, सही है। विदेशी व्यापार बढ़ा है कि जब से हमने उदारीकरण को अपनाया है विदेशी कंपनियां हमारे देश में आ रही है, हमारी कंपनियां देश के बाहर जा रही हैं, तो विदेशी व्यापार है वो बढ़ा है, बिल्कुल सही है। रोजगार के अवसरों में कमी आई है, नहीं, रोजगार के अवसर बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब से हमने उदारीकरण को अपनाया तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में आ रही है, विदेशी कंपनियां हमारे देश में आ रही है, और हमारे देश में जब विदेशी कंपनियां आ रही तो पहले की अपेक्षा रोजगार की संभावना है या रोजगार के अवसर हैं वो घटे नहीं है, वो क्या करें, बढ़े हैं। उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी। और विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिला है, तो विदेशी पूंजी निवेश को तो बढ़ावा मिला ही है क्योंकि हमने हमारी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है, खोल दिया है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न संख्या है दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता दूं, एस विवेकानंद संस्थान है, इसमें एसओ का जो एडवांस कोर्स है उसका बैच कल से शुरू होने जा रहा है 8 बजे से। तो नया बैच होगा, स्ट्रेटेजिकल ऑफिसर की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। इसके लिए एस विवेकानंद संस्थान इसने बैच अनाउंस कर दिया है और बैच कल से शुरू होगा। टाइमिंग इसका सुबह 8 बजे से रहेगा। तो जो विद्यार्थी एसओ की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना ये एस विवेकानंद संस्थान का जो कॉन्टैक्ट नंबर है फिर संपर्क कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कल से क्लासेस शुरू की जाएगी एसओ एडवांस की। नेक्स्ट आप देखिएगा, भारत के आर्थिक सुधारों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में आर्थिक सुधारों का जनक मनमोहन सिंह जी को माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक सुधारों के समय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, गलत। अभी तो बताया था मैंने, कौन थे? पीवी नरसिंहा राव। तो बी विकल्प सही नहीं है। आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया, बिल्कुल सही है। आर्थिक सुधारों में तरल वैधानिक कोषानुपात को कम किया गया, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आर्थिक सुधारों से पहले बेटा जी
सरल वैधानिक कोषानुपात है, इसकी दर है वो 38.5% हुआ करती थी, इसको धीरे धीरे क्या किया है, कम किया गया है। नेक्स्ट आप देखें, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर्स एसएसटी में पूछा था, आप बता सकते हो तो बताना। देखें, प्रश्न था कि वैश्वीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। वैश्वीकरण कह दो, भूमंडलीकरण कह दो, बात एक ही, ग्लोबल विलेज कह दो, बात एक ही है। प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर्स में आरपीसी ने पूछा था कि वैश्वीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। सरोज 4 लिख रही है, रियंका चौधरी सी लिख रही है। देखते हैं, देखें तो वैश्वीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग बिल्कुल सही थियोडोर लैबिट ने किया था। ध्यान रखना, वैश्वीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। वैश्वीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग थियोडोर लैबिट ने किया था। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर्स एसएसटी में आरपीसी के द्वारा पूछा हुआ है। नेक्स्ट आप देखें, किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के लिए खोलना। तो खोलना क्या कहलाता है, अभी तो मैं बताया था कि अगर आपने अपनी इकोनॉमी को दूसरों के लिए क्या कर दिया, खोल दिया, इसका मतलब आपने अपने व्यापार की शर्तों को क्या कर दिया, सरल कर दिया। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उदारीकरण। पर क्या आएगा, अगर आप अपनी अर्थव्यवस्था को पूंजी निवेश के लिए देशों के लिए खोल रहे हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को बेटा जी उदारीकरण के नाम से जाना जाता है, लिबरलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण शब्द बाजार क्षेत्र के तीव्र गति से विस्तार को प्रकट करता है। ये परिभाषा किसने दी, बिल्कुल सही बात है, ये परिभाषा प्रोफेसर मधु दंडवट्टे की है। और है क्या वैश्वीकरण, वैश्वीकरण है एक देश की अर्थव्यवस्था है, इसका तेजी से विस्तार हो रहा है। एक देश की अर्थव्यवस्था है वो अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ रही है। एक देश के व्यापार का दायरा है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, यही क्या है, वैश्वीकरण है। ये बात किसने की है, ये बात मधु दंडवते ने की है। आगे अपन बात करें, प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का व्यवसाय पे दुष्प्रभाव रहा है। देखो बेटा, अभी 5-7 दिन पहले, 5-4 दिन पहले ही लेखा सहायक का एग्जाम हुआ है, और लेखा सहायक के एग्जाम में भी इस तर्ज का प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव है। ऐसा प्रश्न मैंने देखा, अभी 4-5 दिन पहले ये पेपर हुआ है। तो निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का व्यवसाय पर दुष्प्रभाव रहा है। तो देखो, वैश्वीकरण से प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई है, ये सकारात्मक प्रभाव है। पेशेवर प्रबंधन का विकास हुआ, यह सकारात्मक प्रभाव है। आधारभूत ढांचे का विकास हुआ, यह सकारात्मक है। पर बेटा, इससे संरक्षणों की समाप्ति हो गई। ये छोटे राष्ट्र हैं, अल्प विकसित राष्ट्र हैं, व्यापार को सुरक्षित रख पाना है वो कठिन हो गया है। अल्प विकसित राष्ट्र है के पास में न तो इतनी पूंजी है और न इतनी आधुनिक तकनीक है, तो क्या कर रहे हैं, विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्रों के संसाधनों का प्रयोग अपनी हित पूर्ति के लिए कर रहे हैं। ये एक नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि संरक्षण खत्म हो गए। का नकारात्मक प्रभाव होगा ए। निम्न में से कौन सा निजीकरण का उद्देश्य नहीं होता है। निजीकरण का मतलब होता है पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हाथों में देना या सौंपने की जो प्रक्रिया है निजीकरण कहते हैं। अब बात आ रही है कि निजीकरण का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देना बिल्कुल उद्देश्य होता है। संसाधनों का पूर्ण और कुशल प्रयोग करना उद्देश्य होता है। तीव्र औद्योगिक विकास करना होता है। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को कम करना। अरे मेरे बच्चों, निजीकरण है ये तो औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। निजीकरण औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को कम नहीं करता है। तो उत्तर कौन सा आएगा, उत्तर आएगा यहाँ डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा निजीकरण का सकारात्मक लाभ नहीं है। तो साधनों का कुशल उपयोग हो रहा है, सकारात्मक है।
प्रबंधन में कुशलता आई है, सकारात्मक है। आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है, ये नकारात्मक है, क्योंकि पूंजी है केवल कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई है। ये सकारात्मक नहीं होकर के नकारात्मक है। राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप नहीं, ये भी अच्छा प्रभाव है। तो यहाँ निजीकरण का बुरा प्रभाव पूछा। बुरा प्रभाव ये है बेटा, निजीकरण आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण करता है। निजीकरण देश में केवल कुछ पूंजीपति या औद्योगिक घरानों को जन्म देता है, ये इसका बुरा प्रभाव है। प्रश्न संख्या 11, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया था? ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। तो देखो, विश्व बैंक और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों की स्थापना का निर्णय लिया था 1944 में। निर्णय 1944 में लिया था। सम्मेलन कौन सा था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, अमेरिका। यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। और ध्यान रखें, विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों की स्थापना एक ही दिन हुई थी, इसीलिए इन दोनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की जुड़वा बहनों के नाम से भी जाना जाता है, ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सुरक्षा गार्ड किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सुरक्षा गार्ड है वो बेटा कहते हैं डब्ल्यूटीओ को। विश्व व्यापार संगठन है, इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सुरक्षा गार्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि विश्व बैंक का काम क्या है? विश्व बैंक का काम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाना, नियमों की पालना करवाना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न विवादों का निपटारा करना। ये काम बेटा डब्ल्यूटीओ का होता है, इसीलिए इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सुरक्षा गार्ड कहा जाता है। और ये आपको पता है ही, इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1995, किसके स्थान पर? तो ध्यान रखें, ये गेट की उत्तराधिकारी संस्था है और मुख्यालय इसका आपको पता ही है जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट आप देखिएगा, एक बात और ध्यान रख लेना बेटा, डब्ल्यूटीओ की सदस्य संख्या अभी जो है प्रेजेंट में 166 हो गई है। पहले 164 थी, मैंने पढ़ाया तब 164 लिखवाया होगा। वर्तमान इसकी सदस्य संख्या है वो ध्यान रखना 166 है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न में से विश्व बैंक के बारे में सही नहीं है। तो इसकी स्थापना मोरक्को सम्मेलन का परिणाम है। ये विश्व बैंक नहीं है बेटा। ये विश्व बैंक नहीं है, यह है विश्व व्यापार संगठन। निम्न में से यहां कर लेना डब्ल्यूटीओ, निम्न में से डब्ल्यूटीओ के बारे में सही नहीं है। तो इसकी स्थापना मोरक्को सम्मेलन का परिणाम है। बिल्कुल सही बात है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना है वो मॉरिशस मोरक्को सम्मेलन में हुई है। स्थापना का निर्णय मोरक्को सम्मेलन में लिया गया, ये सही है। इसकी स्थापना गेट के स्थान पर हुई है, सही बात है। 1943 में गेट की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1941 से अपना काम शुरू किया था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1991 नहीं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। डी विकल्प है वो यहाँ सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, रिसर्च असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज है वो एस विवेकानंद संस्थान है में बहुत ही धुआंधार, शानदार और जानदार तरीके से चल रही है। जो विद्यार्थी आरए की तैयारी कर रहे हैं और एस विवेकानंद संस्थान की टेस्ट सीरीज का लाभ लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, विश्व बैंक का 189वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? तो बेटा वर्ल्ड बैंक है। इस वर्ल्ड बैंक की वर्तमान में सदस्य संख्या 189 और इसका 189 जो सदस्य हैं वो नारू है। तो विश्व बैंक का 189वां सदस्य कौन सा है? तो विश्व बैंक का
89वां सदस्य है वो नारू है। विश्व बैंक की उदार ऋण संस्था किसे कहा जाता है? तो विश्व बैंक की उदार ऋण संस्था है वो कहते हैं आईडीए को, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में। दोस्तों ध्यान रखना, आईडीए है ये वर्ल्ड बैंक की एक ऐसी संस्था है जो निर्धन सदस्य राष्ट्रों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का काम करती हैं, इसीलिए इसको विश्व बैंक की उदार ऋण संस्था या उदार ऋण खिड़की के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर कौन सा होगा? उत्तर हो गया यहाँ, वो हो गया बी। नेक्स्ट आप देखिएगा प्रश्न संख्या 16, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आईएमएफ के बारे में बात कर रहा है कि आईएमएफ के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहला है इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, सही बात है। इसका 190वां सदस्य राष्ट्र अंडोरा है, बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखना आईएमएफ की सदस्य संख्या भी वो 190 है और इसका 190वां सदस्य राष्ट्र है वो कौन सा है? अंडोरा है। नेक्स्ट, ये सदस्य राष्ट्रों को दीर्घकालीन, नहीं बेटा, आईएमएफ का काम दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना नहीं है। आईएमएफ का काम सदस्य राष्ट्रों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाना होता है, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का काम है ये तो वर्ल्ड बैंक करता है। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, भारत में विनिवेश कार्यक्रम, ये कॉमर्स व्याख्याता में पूछा हुआ प्रश्न है। विनिवेश होता क्या है? पहले तो विनिवेश कार्य जानो। विनिवेश इक्वल टू होता निजीकरण। विनिवेश निजीकरण का ही एक नाम है। और विनिवेश कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? 1991-92 में ये प्रारंभ हुआ है। विनिवेश होता क्या है? सरकार की क्षमता का बाजार में विक्रय करना, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम में सरकार अपनी अंश पूंजी को कम करती है और निजी क्षेत्र की अंश पूंजी को बढ़ावा देती है, इसको कहा जाता है विनिवेश। यानी सरकार अपना हिस्सा बेच रही है और जो निजी क्षेत्र का हिस्सा उसको बढ़ा रही है, इसको विनिवेश कहा जाता है। और विनिवेश कार्यक्रम बेटा 1991-92 से प्रारंभ हुआ है और विनिवेश निजीकरण का ही एक रूप होता है। तो 1991-92, ये कॉमर्स व्याख्याता में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों आज हमारा जन्मदिन है और हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में एस विवेकानंद संस्थान है वो सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज है, इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट लेकर के आया है। आज 20 जून को मेरा जन्मदिन आता है और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो एस विवेकानंद संस्थान है अपने सभी ऑनलाइन कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज हैं, इस पे 20% का डिस्काउंट लेकर के आया है। तो जो विद्यार्थी इस डिस्काउंट का लाभ लेना चाहते हैं वो 20 और 21 जून को, आज और कल, जन्मदिन मेरा आज है और ये जो ऑफर रहेगा आज और कल 2 दिनों के लिए वैलिड रहेगा। तो जो विद्यार्थी एस विवेकानंद संस्थान का कोई कोर्स खरीदना चाहता है या टेस्ट सीरीज खरीदना चाहता है तो उस पर एस विवेकानंद संस्थान की तरफ से 20% की छूट है वो विद्यार्थियों को दी जा रही है। इसका आप लाभ उठाएं। और मेरे बच्चे मेरे को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, बिल्कुल पार्टी भी तो बनती है। सरोज आप पधारिए, निश्चित रूप से आपकी पार्टी आपको मिलेगी, पार्टी बिल्कुल मिलेगी। और जो मेरे को विश कर रहे हैं उन सभी बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर के आप इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो आपकी मेहनत है सफल हो, बहुत जल्द आपका उद्देश्य है उसकी प्राप्ति आपको हो और आप अपने घर वालों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करें और मानसिक रूप से भी संबल प्रदान करें, ऐसा मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्रीति बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा।
महरिया जी बहुत बहुत आशीर्वाद, सरोज को बहुत बहुत आशीर्वाद, भावना वर्मा को बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रियंका आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ सरोज, आपका मैंने देख लिया था, आपने सबसे पहले मेरे को विश कर दिया था, क्लास लेने से पहले मैंने आपका कमेंट्स देख लिया था से, तो आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आ, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लक्ष्य को आप लेकर के चल रहे हैं वो लक्ष्य आपका प्राप्त हो, ये मेरी तरफ से आपको शुभाशीष है और आशीर्वाद है और धन्यवाद है आप सभी को। अब अगले प्रश्न की हम बात करें तो प्रश्न है विनिवेश किसका ही एक रूप होता है। तो अभी बेटा थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि विनिवेश निजीकरण का ही एक रूप होता है। विनिवेश इक्वल टू क्या होता है, निजीकरण। क्योंकि विनिवेश में सरकार करती क्या है, विनिवेश में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अपनी अंश पूंजी को कम करती है और निजी क्षेत्र की अंश पूंजी को बढ़ावा देती है। यानी सरकार अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ा रही है। इस प्रक्रिया को आप विनिवेश कहते हैं। और जब प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ा रही है तो इसका मतलब निजीकरण की ओर हम जा रहे हैं। तो विनिवेश इक्वल टू निजीकरण। नेक्स्ट प्रश्न 19, 2023-24 में भारत में सर्वाधिक विदेशी पूंजी निवेश किस देश का रहा है। तो 2023-24 में भारत में सर्वाधिक विदेशी पूंजी निवेश है वो बेटा जी सिंगापुर का रहा है, सिंगापुर। तो 2023-24 में भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पूंजी निवेश करने वाला जो देश रहा है वो कौन सा रहा है, वो सिंगापुर रहा है। और आज के लिए प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा भारत में आर्थिक सुधारों का भाग नहीं है। यानी हमने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किए तो इनमें से कौन सा इकोनॉमिक रिफॉर्म का पार्ट नहीं है। रुपए का अवमूल्यन किया था, आपको ध्यान होना चाहिए। 1991 में हमने रुपए का अवमूल्यन किया था, 2 बार किया था। एक तो किया था 1 जुलाई को, एक किया था 3 जुलाई को। 1 जुलाई को 18% अवमूल्यन किया था और 3 जुलाई को 2% अवमूल्यन किया था। फिर विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना दिया है हमने, हमारी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए पूंजी निवेश के लिए खोला है, तो हमने विदेशी पूंजी निवेश को भी बढ़ावा दिया है। फिर रुपए का अवमूल्यन करना, अवमूल्यन करना यह अवमूल्यन नहीं है बेटा, या अधिमूल्यन करना, ये भी या अवमूल्यन की जगह करना अधिमूल्यन। तो देखो हमने अधिमूल्यन नहीं किया, हमने तो अवमूल्यन किया है। तो यहां सही कर लेना बेटा, यहां अधिमूल्यन करना, फिर उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी। और फिर फेरा के स्थान पर फेमा लागू किया है। तो आपको पता फेरा, फेरा एक्ट लाया गया था 1973 में और फेरा लागू हुआ था 1974, 1 जनवरी 1974 से इसको लागू किया गया था। तो एक्ट तो लाया गया था 1973 में और ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1974 से। फेरा की फुल फॉर्म ध्यान रखना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम। अब बेटा इसकी जगह क्या लेके आए, इसकी जगह लेके आए फेमा, ये आर्थिक सुधारों का पार्ट है। और फेमा एक्ट लाया कब है, फेमा एक्ट लाया गया 1999 में और फेमा लागू हुआ था 1 जून 2000 से। ये ध्यान रखना, दोनों चीजें अलग है। फेमा एक्ट लाया था 1999 में और इसको लागू किया 1 जून 2000 से। और फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम। तो ये भी हमने किया है। तो या सी विकल्प हो जाएगा, रुपए का अधिमूल्यन, ये अवमूल्यन काट लेना, अधिमूल्यन कर लेना, फिर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। और आज के लिए हमारा जो टॉपिक है उसके 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। देखो आरए और एसओ के जो भी बचे हुए टॉपिक है उन पे भी मैं आऊंगा वापस, पर चूंकि अभी बेटा हमारे सामने फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, इसलिए फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के और कोई जो एक आध टॉपिक बचे हुए हैं पहले उनके प्रश्न में ले आता हूं। हालांकि प्रश्न सबके लिए उपयोगी होते हैं।
कल मैं जो पेपर एक टॉपिक लेके आऊँगा वो लाऊंगा नवीन आर्थिक नीतियाँ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये करवा देता हूँ। फिर मैं नए डाटा है, अपडेट डाटा है, वो तैयार करवा रहा हूँ। तो वो जैसे ही तैयार हो जाते हैं तो मैं वो क्लासें हैं वो अपलोड करवा दूंगा, ऐप पर भी डलवा दूंगा, ताकि विद्यार्थियों को नए डाटा का लाभ मिल जाए। और जो आरए और एसओ में जो टॉपिक बच रहे हैं, जो इनके अलावा टॉपिक हैं, तो जैसे अपना एग्ज़ाम आएगा तो उन पर भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि काफ़ी टॉपिक तो हमारे कॉमन रहे हैं, उनका लाभ तो सब विद्यार्थियों को मिल ही रहा है। कुछ टॉपिक है जो केवल फर्स्ट ग्रेड को समर्पित है, तो हालांकि सब लोग देखें, क्योंकि प्रश्न है कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस को कहीं ना कहीं टच करते हैं, तो उसमें बुरी बात तो है नहीं। कल मैं नवीन आर्थिक नीतियों वाला टॉपिक है वो करवाऊंगा। थैंक यू। और फिर से मेरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और भगवान से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू।